साथियों, आज हम आदिवासी विचार मंच के माध्यम से आदिवासियों के आंदोलन, उनका मिशन, आने वाले भविष्य की समस्या, चुनौती और हमारी जवाबदारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिशन की कल्पना कहां से आई। आदिवासी मिशन होना चाहिए, ऐसा कल्पना कहां से आई, ये बड़ी चीज है। शुरू से लेकर आखिरी तक मिशन के लोगों को, मूवमेंट के लोगों को इस बात की लोगों ने ये किया कि भाई मिशन नाम की संकल्पना आपने क्रिश्चियन धर्म वालों से लिए, कोई बोलता है मुस्लिम धर्म वालों से लिए, कोई बोलता है हिंदू धर्म वालों से लिए। ऐसा नहीं है। मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इस समाज का विकेंद्रीकरण हुआ है। आदिवासी समाज का विकेंद्रीकरण हुआ है। आदिवासी समाज को तोड़ा गया है। ये टुकड़े टुकड़े में पूरे देश और विश्व भर में फैला है। कुछ लोगों ने दावा किया कि आदिवासियों की उत्पत्ति को अफ्रीका से देखा जाए। एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे है कि भाई आदिवासियों की उत्पत्ति भारत से ही हुई है। और कुछ दिन पहले हमने क्लेम किया कि भाई आदिवासी की जो उत्पत्ति है पाषाण काल में, अगर उसके सोर्सेस देखे जाए तो मनसर करके एक क्षेत्र है जहां से ये आदिवासियों को देखा जाना चाहिए, जहां विश्व का पहला आदमी मिला। ऐसी बात सबके सामने आई है और हमने ये दावा भी किया है। ये बातें दूसरी बात है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वो सब्जेक्ट पुरातन विभाग का सब्जेक्ट है, पुरातत्व विभाग का सब्जेक्ट है। लेकिन पहले हमको ये देखना है कि आदिवासी मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। आपके लिए एक बात जरूरी ये समझना है कि विश्व में अभी धार्मिक विश्व जो है आधुनिक धार्मिक समुदाय में बढ़ गया है। अभी इस्लाम आया है, बौद्धिज्म आया है, क्रिश्चियनिज्म आया है, हिंदुइज्म आया है और अलग अलग धर्म के नाम पर पूरे विश्व में आपको मानव समाज दिखाई देता है। लेकिन जब हम विश्व में किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन जब हम संपूर्ण मानव समाज की तरफ देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। वर्तमान में भी विश्व के 40% देश जो है वो आदिवासी बहुल देश है, जिनको एबोरिजिनल कहा गया है, जिनको ट्राइब कहा गया है, जिनको इंडिजिनियस पीपल कहा गया है। यूनाइटेड नेशंस के सर्वे के हिसाब से विश्व में 40% से ज्यादा राष्ट्र आदिवासियों के हैं, ऐसा सर्वे सामने आता है। भाइयों, विश्व के साथ साथ अगर हम भारत को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी आबादी भारत में आदिवासियों की है। और भारत में आदिवासियों का अपना एक इतिहास है जो किसी भी धर्म, संप्रदाय और संस्कृति के लोगों से सबसे ज्यादा पुराना है। इस पर कोई दावा कर नहीं सकता है। आदिवासी संप्रदाय, आदिवासी समाज, समूह, संस्कृति, सभ्यता की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमको ये समझ लेना पड़ता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों में 42 से 45% राज्य आदिवासी राज्य है। जहां आदिवासियों की पॉपुलेशन है, वो राज्य छोटे जरूर है लेकिन वो आदिवासियों की पॉपुलेशन वाले राज्य है, जिनको आदिवासी राज्य के नाम से आजादी के पहले से जाना जाता था। अब हम लोगों को ये सोचना है कि जितने धर्म संप्रदाय नहीं है उतनी जनजातियां आदिवासियों के पूरे विश्व भर में फैली है। और बड़ी बात यह है, जैसे आप क्रिश्चियन मान्यता के बारे में सोचते हैं तो पूरे विश्व के क्रिश्चियन एक ही मान्यता की तरफ चलते हैं, उनमें समानता दिखाई देती है। मुस्लिम भाइयों में समानता दिखाई देती है, हिंदू भाइयों में समानता दिखाई देती है, या बाकी लोगों में समानता दिखाई देती है। ठीक उससे ज्यादा समानता, ठीक उससे ज्यादा मेन बात, क्योंकि देखिए धर्म अपनाना एक अलग चीज है लेकिन उसकी मूल संस्कृति होना ये उससे बड़ी बात है। तो उसकी जो मूल संस्कृति है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, उसमें समानता पाई जाती है। पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति में समानता है। ये बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी मान लिया है, इंटरनेशनल एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट ने भी मान लिया है कि आदिवासियों की संस्कृति में समानता है, चाहे किसी भी देश का आदिवासी हो। साथियों,
बड़ी बात यह है कि टुकड़े 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 में पूरा आदिवासी समाज फैल गया है और उन्होंने एक अपना दायरा बना लिया है। उस मूलभूत और मूल सांस्कृतिक और सामाजिक दायरे की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम इस समाज को एक जगह लाने के बारे में, इस समाज के एकीकरण के बारे में, यूनिफिकेशन के बारे में जब हम सोचते हैं, सोशलाइजेशन के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमारे लिए यह बात जरूरी हो जाती है कि किसी एक संस्कृति के आधार पर, पूरी सांस्कृतिक समानता के आधार पर पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों को एक जगह लाया जा सकता है। इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया है और यह संभव है। ये कोई ख्याली पुलावा नहीं है, यह साइंस है। दूसरी बड़ी बात कि ये जो मिशन चलाने की जो संकल्पना हमारे बीच में आई है, साथियों, आप थोड़ा देखिए, बाबूराव शर्मा के को देखिए, आप टंटा भील को देखिए, महानायक बिरसा मुंडा को देखिए, आप तिलका मांझी को देखिए, आप हमारे गुंडाधुर को देखिए, आप राघोजी भांगरे को देखिए, आप हमारे तमाम महापुरुष और शहीदों को देखिए। इन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया समाज के लिए। इनकी सोच सिर्फ सामाजिक थी। इनकी सोच कोई जाति और जनजाति पर जुड़ी हुई सोच नहीं थी। ये लोगों ने अकेले आदिवासी समाज के लिए अपने आप को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। देश के लिए, देश के दुश्मन के खिलाफ का संघर्ष, ये बड़ी संघर्ष है। ये बड़ी बात है कि हमारे संघर्षों को इस देश में राष्ट्रीय प्रवाह का संघर्ष नहीं माना गया और आदिवासियों की जितनी लड़ाई थी उसको इन्होंने साफ सुथरी भाषा में राष्ट्रीय लड़ाई का हिस्सा नहीं माना, उसको स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं माना। और ये स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं मानने की वजह से हमारी इस देश में सोशल वैल्यू और पॉलिटिकल वैल्यू खत्म हो गई है। और वास्तविकता यह है कि 70% लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में हो, इस देश के जमींदारों के खिलाफ में हो, ये आदिवासियों ने लड़ी है। आपको दोनों इतिहास को समझना पड़ेगा। आदिवासी और उच्च वर्णीय जमींदार लोगों की एक साठगांठ थी आदिवासी क्षेत्रों में और इसलिए आदिवासियों को अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते इसी देश के जमींदारों के साथ भी लड़ना पड़ा, उच्च वर्णीयों के साथ भी लड़ना पड़ा। यह सच्चाई है और यह इतिहास कोई झुठला नहीं सकता। उससे बड़ी बात यह है कि हम उन्हीं के आदर्शों से, जिन लोगों ने, जिन महान आत्माओं ने, जिन महाविभूतियों ने इस समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिनके खून पर, जिनकी कुर्बानी पर ये पूरा समाज आज आदिवासी समाज के रूप में देखा जा रहा है, ये किसी भगवान ने नहीं किया है, ये किसी चमत्कार नहीं है, ये केवल और केवल उन आदिवासी महापुरुषों की कुर्बानी का नतीजा है। और उसी कुर्बानी से एक प्रेरणा हम लोगों को मिली है, उसी कुर्बानी से हम लोगों ने प्रेरणा लिए है। वास्तविकता यह है कि भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष ये आदिवासी संघर्ष है, ये हम क्लेम करते हैं। भारत में जमीन का संघर्ष ये आदिवासियों का संघर्ष है। विश्व में 3500 साल से केवल जमीन की लड़ाई लड़ने का जो इतिहास बना है वो भारत में बना है और आदिवासी अपनी जल, जमीन और जंगल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जंगल और जल की बात तब होती है जब जमीन की बात आती है। मूलभूत जो हमारा संघर्ष है वो जमीन का संघर्ष है और उस जमीन के संघर्ष में आप पूरा इतिहास जब देखते हो तो लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है, उसका कोई इतिहास आपके सामने खुले रूप में रखा नहीं गया और जो था उसको भी दबा दिया गया, उस पर चर्चा भी नहीं करते, उसको हिस्सा भी नहीं बनाया है। तो इस पर हम थोड़ा आखिरी में बात कर लेंगे, लेकिन पहले इस बात से आप लोगों को बता दूं कि मिशन क्या होता है। मिशन यह होता है कि आप किस लिए जिंदा हो, आप किस लिए पैदा हुए हो। आप ये चार दीवारी में, चार अपने बाल बच्चों के बाद कोई दुनिया आपकी है या नहीं है। आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। आपका जीवन आदिवासी होना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है और यहां तक कि ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जिस क्षण अपने आप को आप आदिवासी बोलते हो, आप इस देश के मालिक बन जाते हो। तो जो शब्द, जो अवस्था इस समाज को मुक्ति की तरफ ले जाती है, जो अवस्था इस समाज को परिवर्तन की तरफ ले जाती है, जो अवस्था इस समाज को उसके प्राचीन संस्कृति की तरफ ले जाती है, उस अवस्था की प्राप्ति के लिए उसके संघर्ष को
दिशा और दशा देने के लिए एक मिशन की जरूरत पड़ती है, और मिशन चलाने के लिए समर्पित लोगों का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपकी एक वैचारिक सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से यह मिशन खड़ा किया गया है। और ये जो मिशन है, यह मिशन व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं है इसमें। इस मिशन में आपके सामाजिक जीवन का महत्व है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी नहीं होता है इसमें, कोई भी रहे वो। मिशन ये आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने का साधन है। मिशन ये आपके खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करने का साधन है। मिशन ये आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन करने का साधन है। मिशन ये आपकी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का साधन है। मिशन ये आपका एक दृष्टिकोण है, ये आपकी एक जीवन शैली होनी चाहिए। ये सोच के इस मिशन का निर्माण किया गया। भाइयों, वर्तमान में सोशल लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो कंसेप्ट है, इसके बीच में आप लोग देखिए कि जो विस्थापन हुआ है पूरे देश में और विश्व में, देखिए आप, केवल भारत में विस्थापन नहीं हो रहा है, विश्व में विस्थापन हो रहा है। और विश्व में जो विस्थापन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासियों का है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, केवल हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखते हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर देखते हैं, तो आपने देखा होगा, ये आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन करीब करीब 7 करोड़ मजदूर का एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाना आना हुआ है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 7 करोड़ मजदूरों में 70% मजदूर आदिवासी हैं। यानी आदिवासी समाज का 90% वर्ग जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोटी की तलाश में जाता है। इस बात का खुलासा हो गया। अगर ये सोशल लॉकडाउन नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता कि कौन से राज्य का आदिवासी कौन से राज्य में मजदूरी करने जा रहा है, कौन से राज्य का दलित भाई कौन से राज्य में मजदूरी करने जा रहा है, ये हमको पता नहीं चलता। लेकिन इस सोशल लॉकडाउन से एक चीज खुल के सामने आ गई है कि जो हमारा जीवन है वो यायावर जीवन हो गया है, इधर से उधर घुमंतु जीवन हो गया है। हमको जिंदा रहने के लिए अपने मूल स्थान को भी छोड़ना पड़ रहा है। ये बुनियादी चीज हमारे सामने उभर के सामने आई है, ये दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इस समाज को जिंदा कैसे रखना है, ये समाज के जिंदा और सुरक्षित रहने के कौन से संसाधन हैं, और इस समाज को जिंदा रखने के लिए किस टाइप की मूवमेंट, किस टाइप का मिशन, किस टाइप का आंदोलन, किस टाइप का संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा, इसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। केवल ये छोटे छोटे बातों से हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। छोटे छोटे बर्निंग इश्यूज पे हम लोग आजकल जड़ जाते हैं कि कोई एक आध इशू हुआ, हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके लिए बात करते हैं, लेकिन हम परमानेंट इशू पे बात नहीं करते। हम जो मूलभूत समस्या उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग सामाजिक समस्या के बजाय समाज की समस्या पे बात करने लग गए हैं अभी। जैसे आरक्षण, ये समाज की समस्या है, लेकिन संस्कृति और उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, ये उसकी सामाजिक समस्या है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना, संगठन का नहीं होना, यह समाज की समस्या है, लेकिन सामाजिक समस्या यह है कि आपके पास एक विचारों पर आधारित कोई मिशन नहीं है। एक है परमानेंट सिस्टम और दूसरा है टेम्पररी सिस्टम। आपको परमानेंट सिस्टम में काम करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। टेम्पररी सिस्टम में तो आप अपने अस्तित्व खो देंगे। रोज एक समस्या खड़ी होगी आपके सामने, रोज एक नई समस्या खड़ी होगी, उसको आपको फेस करना है। लेकिन सबसे बुनियादी आपकी जो एनर्जी है वो 80% एनर्जी आपको आपके मूलभूत समस्या पर खड़ी करनी पड़ेगी, आपकी मूल पे जाना पड़ेगा। इसलिए इस मिशन का निर्माण किया गया। आपका मिशन उन शहीदों के विचारों पर आधारित है जिन लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उस पर चर्चा भी इस देश में नहीं होती है। आप देखिए आपके मिशन की क्या अवस्था हुई है। आदिवासी मिशन के लोगों को इन्होंने अपमानित करने का काम किया। आपको क्रिमिनल ट्राइब बोले, आपके महापुरुषों को इन्होंने डकैत बोला। महानायक भगवान टंटा भील के साथ क्या किया है, उनको डकैत बोला गया, उनको इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब बोले। ये चीजें कहां से आई, इस पर कभी आप सोचते हो? कभी सोच के देखिए आप
कि आपको क्रिमिनल ट्राइबल बोल दिए, क्रिमिनल ट्राइबल बोल के आपको मारा जाना है, और आप अगर क्रिमिनल ट्राइबल है और आपको कोई मारता भी है तो उस पर वो केस नहीं लगेगी, वो गुनाह नहीं है। यानी आपको मारने की एनओसी, जिंदा रहने के कोई साधन वो अलग चीज है, लेकिन आपको मारने का एक सबको बड़ा एक एनओसी, एक लाइसेंस इशू कर दिया गया था। एक ऐसी व्यवस्था निर्माण कर दी गई थी कि आदिवासियों को मारना यानी बहुत बड़ा काम है, नेक काम है। आपको असुर बोल के मारा गया, आपको वानर बोल के मारा गया, आपको शूद्र बोल के मारा गया। आप भूल नहीं रहे, हम लोगों को राक्षस बोल के मारा गया। आप देखिए, अगर पीछे आप इतिहास में जाएंगे तो आपको राक्षसों को मारने पर कोई सजा नहीं हुई, कहीं उसको बुरा नहीं मानते थे। जिसने राक्षस को मारा वो बहुत बड़ा पुरुष हो जाता था। ऐसी एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई। वैसी आजादी के कुछ साल पहले हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइबल बिल के अंतर्गत इन्होंने रखा, और क्रिमिनल ट्राइबल बिल के अंतर्गत इन लोगों ने हमको यानी हमारे शहीदों को, जो देश के खिलाफ में यानी अंग्रेजों के लिए खिलाफ में भी लड़ रहे थे, जमींदारों के भी खिलाफ में लड़ रहे थे, उसको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया। यानी इस देश के जमींदार के खिलाफ में लड़ना और अंग्रेजों के खिलाफ में संयुक्त रूप से लड़ने वाला आदमी, ये तो महापुरुष होगा। ये केवल अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ रहा था, एक सामाजिक लड़ाई भी लड़ रहा था और एक राष्ट्रीय लड़ाई भी लड़ रहा था। ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी। और आपके महापुरुषों को इन लोगों ने यानी यहाँ की व्यवस्था ने क्या स्थान दिया है, इस पर भी विचार होना चाहिए। जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनके नाम इन्होंने शहीदों में लिख दिए, लेकिन जिस कौम ने पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी थी उसको क्रिमिनल ट्राइबल बोल दिए। तो मिशन इस बात को सामने ला रहा है। मिशन इस बात को, कल तक के हम खुद हमारे बाप का नाम, हमारे महापुरुषों का नाम नहीं लेते थे, राघोजी भांगरे का नाम नहीं लेते थे, टंट्या भील का नाम नहीं लेते थे, बिरसा मुंडा का नाम नहीं लेते थे, बाबूराव शर्मा के का नाम नहीं लेते थे, तिलका मांझी का नाम नहीं लेते थे। हमारे जितने स्वतंत्र सेनानी हुए उनका नाम नहीं लेते थे। हम गुनाह समझते थे कि इन्होंने गुनाह किया, ऐसी मानसिकता हमारी बना दी गई थी। यानी हमारे समाज पर, हमारे सामाजिक मिशन का कोई प्रभाव नहीं होते हुए, जो लोग हमको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, जिन लोगों के दिल में हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों का वर्चस्व होना, ये समाज को दीर्घकालीन गुलामी की परिस्थिति में झोंकने वाला षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र के हम पूरे शिकार हो गए थे। इस परिस्थिति से समाज को बाहर लाने के लिए सामाजिक मिशन को हम लोगों ने एक मार्ग समझा है, एक पर्याय समझ के हम लोगों ने पूरे देश भर में शुरू किया है इसको। ये सामाजिक मिशन आदिवासियों के लिए है, किसी के खिलाफ में नहीं है। ये बात अलग है कि कोई हमारे खिलाफ में जब बोले तो हम उसके खिलाफ में जाएंगे। ये संघर्ष और युद्ध में बहुत अलग फर्क है। आदिवासियों ने संघर्ष किया है, युद्ध नहीं किया। आप किसी आदिवासी की हिस्ट्री देख लीजिए, आप किसी के साथ हमने युद्ध नहीं किया, संघर्ष किया। हम अपने अधिकारों को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश में हमारी जल जमीन जंगल को बचाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया, संघर्ष किया है, क्योंकि वो हमारा है। दूसरों की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको युद्ध करना पड़ता है। जब आप किसी की दूसरों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो तब आप युद्ध करते हो, उस पर आक्रमण करते हो। आदिवासियों ने नहीं किया। आदिवासियों ने हमेशा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने राज्य और अपनी सामाजिक संस्कृति को, अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। लेकिन उस लड़ाई को अभी आप देखोगे तो अब चेंजेस आ गए हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई है कि हमको सोचना पड़ रहा है कि हमारा आदमी जिंदा कैसे रहेगा, उसके जिंदा रहने के साधन कैसे रहेंगे। इस तमाम चीजों पर हम लोगों को दो बातें हमारे सामने आती है। क्या हम इस देश की व्यवस्था पर, सरकार पर ही निर्भर रहेंगे क्या, या सरकार पर ही हम लोग पिछले 70 साल से निर्भर है, हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या? सरकार ने हमारे लिए अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो पहलू अलग है। लेकिन हम लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या किया, हमारी कौम को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए, और आदिवासी जैसे और भी शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके प्रति हमारी क्या जवाबदारी रही है, हमारी क्या भूमिका रही है, ये भी प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। भाइयों, इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक मिशन के ही माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। एक साधन और एक लक्ष्य और उद्देश्य को सामने रखते हुए
हम लोगों ने इस मिशन को खड़ा किया है। ये मिशन हमारे शहीदों द्वारा चलाया हुआ मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य समाज में परिवर्तन, समाज की मुक्ति, उसके अधिकार, उसके अस्तित्व और उसके जिंदा रहने के संसाधनों को बचाना और उसको जीवित रखना, साथों साथ राष्ट्रीय प्रवाह में उसको खड़ा करना, राष्ट्रीय विकास के, अंतरराष्ट्रीय विकास के प्रवाह में उसको खड़ा करना, ये बेस है हमारा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ साथी अभी हम लोगों पे तो बहुत आक्रमण हो रहे हैं, हमको कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है, ये आदिवासी हिंदू है, आदिवासी फलाना है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आदिवासी संस्कृति है भारत में, इससे पुरानी कोई संस्कृति होगी तो बताइए, इससे कोई पुरानी संस्कृति हुई तो बताइए। आप प्रश्न पूछिए। आप कुछ लोग बोलते हैं भैया आदिवासी शिव को मानते हैं, शिव को नहीं, उसकी मां को भी मानता है आदिवासी। उसकी मां के बारे में तो उल्लेख ही नहीं है तुम्हारे इसमें, तुम्हारे ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। हम लोग जब भाषणों में एक शब्द मैं ज्यादा वापरता हूं कि जब भगवान पैदा नहीं हुए थे भारत में, तब से आदिवासी है। भगवान से पहले हम लोग यहां पर आए हैं। तो आप इस पर से सोच लीजिए कि आदिवासी समाज क्या है, आप कौन से संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का ओबीसी, यहाँ का मराठा, यहाँ का एससी, यहाँ का अल्पसंख्यक, ये सब आदिवासियों के वंशज है। जब हमारे पे यूरेशियन आर्यों का आक्रमण हुआ और उनके आक्रमण के पहले जो हमारी अवस्था थी और वहां से जो विकेंद्रीकरण हुआ, हम इधर उधर भागे, पहले जो आक्रमण हमारे पर हुआ उससे जो हम इधर उधर भागे और हमारे जीवन का विस्तार हुआ, यहाँ पर समाज का विस्तार हुआ, क्षेत्र का विस्तार हुआ, वो चीजों को भी हमको समझना पड़ता है जब हम आदिवासियों के बारे में सोचते, आदिवासी संस्कृति के मूल के बारे में सोचते। साथियों, आज के तारीख में एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूं। ज्वलंत उदाहरण ऐसा है कि पूरे भारत में आदिवासी क्षेत्रों में सरकार कम और एनजीओ ज्यादा काम कर रहे हैं। देखो परिस्थिति कितनी खतरनाक है। अब सरकार का भी काम एनजीओ के माध्यम से आदिवासियों के बीच में हो रहा है, यानी सरकार और आदिवासियों के बीच के जो सीधे संबंध है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी बात है। सरकार का पैसा पहुंचता नहीं है, लेकिन एनजीओ को पैसा पहुंच जाता है, सरकार का भी और इंटरनेशनल फंड भी। तो ये आदिवासी समाज यानी दूसरों को, एनजीओ के लोगों को या बाकी लोगों को अपने बिजनेस का साधन बन गया है। आदिवासी समाज की कुपोषण के लिए एनजीओ को फंडिंग आता है। आप देखिए फंडिंग बढ़ रही है, कुपोषण उससे डबल बढ़ रहा है। कुपोषण भी बढ़ रहा है और फंडिंग भी बढ़ रही है, दोनों बातें समझ के बाहर है। अगर काम हो रहा है तो कुपोषण बंद होना चाहिए था, कुपोषण बढ़ रहा है। आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, शारीरिक यानी सुरक्षा के लिए और उनमें जागृति के लिए, सामाजिक जागृति के लिए फंडिंग आती है। कि सबसे ज्यादा एजुकेशन की बात वहां होनी चाहिए थी, लेकिन उसके दो पहलू सामने आ जाते हैं। एजुकेशन के लिए फंड, एजुकेशन की व्यवस्था, उसके लिए बिल्डिंग, लेकिन वहां जो हम नजदीक जाके देखते हैं कि सबसे ज्यादा शारीरिक शोषण आश्रम स्कूलों में दिखाई देता है। आश्रम स्कूलों में सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों का शोषण दिखाई देता है। आश्रम स्कूल ही नहीं, अब हॉस्टल्स में भी आपको यह दिखाई देता है। अब वो डीबीटी का इश्यू महाराष्ट्र में आया, वही डीबीटी को इंप्लीमेंटेशन करने की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको पैसा दे दिए, आपको कुछ समय के लिए पैसा देना है, बाद में रोक देना है। आपको पैसा नहीं मिलेगा बाद में। अगर आप फेल हो जाओगे, आप इस व्यवस्था से बाहर हो जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी आपकी कंप्लीट जवाबदारी लेने के मूड में अब सरकार नहीं दिखाई दे रही है। वो स्वीकार नहीं कर रहे आदिवासियों की पूरी जवाबदारी को, जिसको स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। आपने सुना किसी राज्यपाल ने आदिवासियों के लिए खुल के सामने बोला, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूरी जवाबदारी होती है कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के आदिवासियों के बारे में सोचें।
70% राज्यों में आज 30% राज्य ऐसे हैं जो आदिवासी बहुसंख्यक भी है, लेकिन उनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में लाया नहीं गया। क्यों नहीं लाया गया? इस पे चर्चा भी नहीं होती, इस पे कभी क्वेश्चंस भी नहीं हुए। 70 साल हो गए, इंडियन पार्लियामेंट में इस पे कोई बात नहीं किया। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात ये मामूली चीज नहीं थी। इस आंदोलन को सीरियसली डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासी करने में नाकाम हो गए हैं, जिसका फायदा जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं उन लोगों को हुआ है। मेरे भाइयों, एनजीओ का जो हस्तक्षेप आदिवासी समाज के बीच में बढ़ा है वो चिंता का विषय है, और दूसरी तरफ आदिवासियों का और सरकार के बीच में जो संवाद है वो खत्म हो गया है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। ये दोनों चीजें लोकतंत्र की परम अवस्थाओं को खत्म करती है। जो लोकतंत्र में डायलॉग सिस्टम होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता है। अब आदिवासी के कोई भी आंदोलन 50% आंदोलन गैर संवैधानिक होते हैं, ऐसा सब लोगों का कहना है। कुछ बुद्धिजीवी भी अभी आदिवासियों को गैर राष्ट्रीय आंदोलन और गैर संवैधानिक आंदोलन की तरफ ले जाने की बात करते हैं, बाकायदा आर्टिकल भी लिखते हैं। मेरा उनसे सवाल है, ये देश किसका है? जो देश का मूल मालिक है वही राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया भाई? वो अपने ही जमीन पर, अपने ही देश में, अपने ही देश का राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया? राष्ट्र विरोधी की जो कल्पना है या संकल्पना है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उस पर सोचना पड़ेगा। आप हमको गुनाहगार बोलिए, अब हमको चार्जेस कीजिए, गलत हो रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा शिकार राष्ट्र विरोधी इसके होते हैं। टाटा के हुए सबसे ज्यादा हम ही शिकार हुए, बाकी सब चीजों के हम ही है। जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरा समाज इसके दायरे में आ गया है। पहले नक्सलवादी आदिवासी समाज का है ऐसा बोलते थे। देखिए कैसा बदल रहा है, कैसा सिस्टम कैसा बदल रहा है। पहले नक्सलवादी आदिवासी समाज का है ऐसा बोला जाता था, अब ऐसा बोलते हैं कि आदिवासी समाज नक्सलवादी है। बदल गया है, उसका तरीका बदल गया है, और हम डेंजर में आ जाते हैं। हम बहुत गंभीरता से अगर हम लोगों ने इसको सोचे तो हमको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। हमको अपने महापुरुषों के विचारों को भी चलाना है, हमको अपने सांस्कृतिक पहचान को भी बचा के रखना है, हमको अपनी समाज को भी जिंदा रखना है, उनके जिंदा रहने के संसाधनों को भी बचाना है, हमारे अस्तित्व को भी खड़ा करना है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आदिवासियों को एक जगह लाने की जो संकल्पना है उसको भी बांधे रखना है। भाइयों, आज आप धर्म के माध्यम से पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों को एक जगह नहीं ला सकते। आप किसी पार्टी के माध्यम से पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों को एक जगह नहीं ला सकते। आप केवल और केवल संस्कृति और सभ्यता के आधार पर ही पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों को एक जगह ला सकते हैं। बोलने दो, यहां मूल निवासी की भी मूवमेंट चल रही है, बहुजन समाज के लोग मूवमेंट चला रहे हैं, कुछ और भाई लोग भी मूवमेंट चला रहे हैं। मेरा उन्हीं से सवाल है, क्या बोलिए, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और हम उसके वंशज हैं। आप उसको अपना कॉम्पिटिटर कैसे समझ रहे हो? आपका आंदोलन आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है, इस बात को समझना चाहिए। वो ना होते हुए इस तरीके से उसको लीडिंग करने वाली कंसेप्ट जो है, सांस्कृतिक रूप से जब अपनी पहचान की और अपने अस्तित्व की जब हम बात करते हैं, तो आपको आदिवासी संस्कृति को अपनी प्राथमिकता और अपना प्राचीन मानना पड़ेगा। उसी को लेकर आप लोग चल सकते हैं। हम सब लोग तभी जाके एक अलग समाज का निर्माण कर सकते हैं। भाइयों, छोटी सी बात है कि जो कार्यकर्ता आज के दौर में मिशन में काम करने की कल्पना करता है, उस कार्यकर्ता के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एक, उसकी खुद के शिक्षा के साथ, उसके रोजगार के साथ उसके परिवार को सुरक्षित रखना, ये पहला। और दूसरा, उसका पूरा जवाबदारी के साथ, पूरी प्रशिक्षण के साथ समाज के मिशन में काम करना और राष्ट्र के लिए काम करना, ये दूसरा। तो जैसे ड्वेल सिटीजनशिप होती है, हम लोग उस अवस्था में नहीं है कि आज यहां का आदिवासी वहां का नागरिक भी रहे, और हमको कोई ड्वेल सिटीजनशिप की जरूरत भी नहीं है।
जो ड्वेल सिटीजनशिप की बात है, वो ड्वेल सिटीजनशिप की बात उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है और जो आज उच्च स्तर पर है, उच्च वर्णीय है। वो लोगों ने ड्वेल सिटीजनशिप ली है। उन्होंने भारत के प्रति एक अलग टाइप का व्यू बना के रखा है कि हम यहाँ के भी सिटीजन है, वहां के भी सिटीजन है। ये ड्वेल सिटीजन हो सकती है, लेकिन जहां तक के आदिवासियों की बात है, वो ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आती है। आप हमेशा हम विस्थापित समाज के लोग हैं, प्रस्थापित समाज के लोग नहीं है, ये भूल जा रहे हैं। हम लोग हमेशा प्रस्थापित लोगों के आदर्श पे अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं और वहां हम डिप्रेशन में आते हैं कि उनके पास देखो कितने साधन हैं। आप देखिए आरएसएस का कार्यकर्ता कार में घूम रहा है, फलाना मिशन का कार्यकर्ता, एनजीओ का कार्यकर्ता फ्लाइट में जा रहा है। ये हमारे दिमाग में डाला जाता है और ऐसा हो रहा है, ये बात है। बामसेप का कार्यकर्ता इतना उनके पास साधन है, पैसा है, वो लोग कैसे करते हैं, इस टाइप के दिमाग में सब लोगों के बीच में आता है। आदिवासियों के पास पैसा कहां से आएगा? आप कौन से समाज में हो? पूरी तरह विस्थापित हो। अपने आपके समाज का पढ़ा लिखा कर्मचारी अधिकारी भी आज मानसिक रूप से आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके माइंड को वो चीज सूट नहीं कर रही, उसके सोच का विषय नहीं बना है। किसी कर्मचारी अधिकारी के सोच का विषय बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, उसका विषय नहीं बना पाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़े पॉलिटिशियन का गाइडेंस ले। अभी कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे संपर्क बढ़ा रहे हैं, उनको अपनी सोच समझा रहे हैं, उनको समझ ले रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझ ले रहे हैं, उनका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम कुछ रास्ते बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा आप उम्मीद मत रखो। आपको अपने ही कर्मचारी अधिकारियों को पहले तैयार करना पड़ेगा, उनको इस मानसिकता में लाना पड़ेगा, अपने पढ़े लिखे लोगों को इस मानसिकता में लाना पड़ेगा कि वो अपने मिशन के लिए, समाज के लिए गंभीरता से सोचे, समझदारी और ईमानदारी से इस मिशन को चलाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में एक भी आदिवासी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो पैदा होगा और वो रोजगार मिलेगा उसके पास। वो बच्चा बेरोजगार पैदा होगा, वो बच्चा असुरक्षित पैदा होगा, वो बच्चा एक ऐसे माहौल में पैदा होगा जिस घर में रोटी के भी लाले पड़े होंगे, ऐसे घर में वो बच्चा पैदा होगा। आने वाले समय में आदिवासी की आने वाली जो पीढ़ी है, उसके जीवन को आप जब देखते हो, उनके अस्तित्व को जब आप देखोगे, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है कि वो जिंदा कैसे रहेंगे, उस पीढ़ी का क्या होगा। आपने इस जनरेशन में, अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने बोला था कि लोकतंत्र में वही समाज का अस्तित्व रहता है जिसकी अपनी दिशा और अपने समाज पे नियंत्रण रहता है, उस विचारों से उन विचारों का नियंत्रण रहता है जो विचार उसको परिवर्तन, विकास और राष्ट्र के साथ खड़ा करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं है। हमारे नेता भी प्रेशर में दिखाई देते हैं, हमको एक अलग प्रभाव में दिखाई देते हैं। वो खुल के समाज के बारे में बोलना नहीं चाहते, उन पे दबाव है। उनको ऐसा लगता है कि मैं यहां पहुंचा हूं, इसमें पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। समाज के योगदान पर वो बात नहीं करते, क्योंकि समाज दिखाई नहीं देता उसको। जिस दिन समाज दिखाई देगा, उसके दिमाग में समाज भी बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। तो वो दिखाने की भी जरूरत है हम लोगों को कि नहीं, ये समाज का मिशन है, इस समाज के लोग हैं, इस समाज में काम हो रहा है। इस टाइप की जो बातें हैं, ये हमको सोचनी पड़ेगी। भाइयों, आप लोगों को अभी दोनों बातों को भी हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि मिशन को चलाने के लिए क्या किया जाए। इस मिशन को आज 11 राज्यों में इस मिशन का काम है। हमने कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि समाज के लोग जुड़ते चले जाएंगे। समर्पित लोग मिले हैं, वो अलग अलग संगठन में थे, लेकिन जिसको मिशन समझ में आ रहा है, वो खुल के मिशन के साथ में आ रहे हैं। बहुत अलग अलग राज्यों के लोग, और अपन पहले ही तय कर लिए कि हमारा मिशन किसी के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जो हमारे खिलाफ में उसके खिलाफ में है। हमको अगर ऐसा लगेगा कि भाई हमारे खिलाफ में कोई नहीं है, हम क्यों किसी का खिलाफत करेंगे। हम अपने ही उद्देश्य के लिए काम करें, हम अपने ही लोगों को बचाने के लिए काम करें। मेरे लिए आदिवासियों की जो व्यवस्था है, उससे पहले आदिवासियों की अवस्था की तरफ देखने का एक बहुत बड़ा चुनौती मैं समझता हूं। अब आदिवासियों की व्यवस्था क्या है, आज किस अवस्था में आदिवासी समाज रह रहा है, उसके नियम, उसकी संस्कृति, उसके जीने का ढंग
उसमें क्या बदलाव आया है? भाइयों, आदिवासी क्षेत्रों में रहकर लोग मैक्से अवार्ड ले रहे हैं, वो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, उनका विकास हो जाता है। उसी क्षेत्र के आदिवासी का विकास नहीं होता। लोग आदिवासी के कुपोषण पे राष्ट्रपति अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल का फंडिंग अवार्ड ये लेते हैं, लेकिन कुपोषण खत्म नहीं हो रहा है। एक ऐसी व्यवस्था। दूसरी तरफ हम खुद अपने आप को आदिवासी समाज का बोल रहे हैं, हम अपने बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में जो हमारे समाज के लोग हैं उसके बारे में उसको कोई मदद, उसको वैचारिक मदद वो भी नहीं कर रहे। पहली जंग है वैचारिक। बिरसा मुंडा ने बोला है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के पहले उसको वैचारिक जंग के रूप में देखना चाहिए, वैचारिक संघर्ष के रूप में देखना चाहिए। आपके विचारों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपके विचार सर्वोच्च होने चाहिए और वो उस विचारों में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। उन विचारों को लेकर ही अगर हम काम करते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। हम छोटे छोटे दायरे में काम कर रहे हैं, कोई भिल समाज की तरफ जा रहा है, कोई गौंड समाज की तरफ जा रहा है, कोई प्रधान समाज की तरफ जा रहा है, कोई आन समाज की तरफ जा रहा है, कोई उधर महादेव कोड़ी की तरफ जा रहा है, कोई वारली की तरफ जा रही है, कोई ठाकर की तरफ जा रहा है, कोई मुंडा की तरफ जा रहा है। ये आइसोलेशन है, ये सजा है हमारे लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना अभी सोशल डिस्टेंस, ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस हमको है, हमारे में जो सोशल डिस्टेंस है उसको खत्म करना है, ये चुनौती है। जैसे आप सोच रहे हो कि आज के तारीख में ये जो कोरोना वायरस है इसको अगर हमको खत्म करना है, इसकी परिस्थिति, इसकी चुनौती से बाहर निकलना है, उसी तरीके से हमारा जो सोशल डिस्टेंस है उसको खत्म करना है। उस सोशल डिस्टेंस को खत्म करने की बात करो, उस पर काम करने की तैयारी करो। उस सोशल डिस्टेंस को खत्म करने के ही लिए मिशन बनाया गया। फील होना चाहिए कि नागालैंड का आदिवासी भी यहाँ के आदिवासियों के साथ है, फील होना चाहिए कि अमेरिका का आदिवासी भी यहाँ के आदिवासी के साथ में है, अफ्रीका का आदिवासी भी यहाँ के आदिवासी के साथ में, क्योंकि आपकी संस्कृति एक है। दुनिया में दो चीजें ख्याल में रखिए, धर्म आप अपना सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, संस्कृति नहीं अपना सकते। संस्कृति अपनाने वाली चीज नहीं है, वो आपके ब्लड में रहती है, आपके डीएनए में रहती है, वो वहां से निकलती है। उसके रिसोर्स का मूल जो स्रोत है वहीं से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वंशवाद की तरफ जाए, हम वंशवाद को नहीं मानेंगे, लेकिन जब हमको कोई वनवासी बोलेगा, जब हमको कोई जंगली बोलेगा, तो उसको जवाब देने के लिए हमारे पास कोई बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता है। हमको काउंटर करना है तो सीधा बोलना पड़ता है, देश के मालिक है। यही आंदोलन टंट्या भील ने चलाया, बाबूराव शर्मा ने यही चलाया, राघोजी भांगरे ने यही चलाया, सामा डोमा आन ने यही चलाया, तिलका मांझी ने चलाया, और महामानव बिरसा मुंडा ने तो बोलना ही नहीं है। समाज को बचाने की चुनौती, ये किसी धर्म या भगवान या अध्यात्म को पाने की चुनौती से बड़ी चुनौती है। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला, 16-17 साल की उम्र में बोला है कि भगवान को पाना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक समाधान पूर्ण जीवन की तरफ जाना, और उसमें अगर मृत्यु भी हो जाए तो ये बड़ी चीज है। वो समाधानी जीवन, शांतिपूर्ण जीवन नहीं, शांति की तरफ बिरसा मुंडा नहीं गए, उन्होंने समाधान की तरफ बताया, समाधान को अपना अंतिम लक्ष्य बताया है। समाधान इंसान में जीने और मरने का जज्बा पैदा करता है। क्या जरूरत थी 21-22 साल में, 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा गुजर गए, उनको मारा गया, वो खुद चले गए, बाबूराव शर्मा के गए, टंट्या भील गए, राघोजी भांगरे, कोई जरूरत ही नहीं थी। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि इनका त्याग क्या है। मेरे को किसी ने पूछा कि भाई आपके बाप ने आपके लिए क्या किया, तो मैं बोलूंगा मेरे पिताजी ने जितना नहीं किया उतना ही महापुरुषों ने किया है। आज की तारीख में विश्व में किसी मानव समाज पे जितना बड़ा संकट नहीं है, उतना उसी मानव समूह पे जितना बड़ा संकट नहीं है जितना आदिवासियों पर है। मैं ऐसा मानता हूं, और इस पर चर्चा भी हो रही है कि आदिवासी नाम ही विश्व से नामशेष हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है आदिवासी हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान फलाना है, हमारी पहचान ये है। तो उनको ये मेरा सजेशन है कि आप पहले अपनी एक व्यापक पहचान बनाइए, अपनी एक सामाजिक व्यापक पहचान बनाइए, बाद में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाइए, और बाद में अपना अस्तित्व बनाइए।
आज तक के किसी को, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे बीच में है। हमारे पास अच्छी किताबें अवेलेबल नहीं है। आदिवासी का सब्जेक्ट है और गैर आदिवासी ने लिख दिया है, कितना भरोसा करना चाहिए उस पर? चलो वो ईमानदार भी होगा, आपके लिए पूरा समर्पित तो नहीं होगा ना, उसको बाय बर्थ तो आपके बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। आज मैं इस बात का इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कुछ आदिवासी गांव में गया मैं, और उनके सामने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की मैंने वो स्क्रिप्ट्स रखी है, सील रखे, उस पे जो चिन्ह थे वो रखे। एक गांव के व्यक्ति ने मेरे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मेरे इस पर, वो आया और मुझे एक चाटा मारा, मुझे किताब मत बता, मेरे घर की दीवार देख। जब मैं अंदर गया और उसके घर की दीवार देखा तो वो काला करके कोयले से उन्होंने वो चिन्ह बनाते रखा हुआ था और वो दिखा मेरे को, मैं घबरा गया। ये आज से नहीं है, बोले मेरे बाप, मेरे पिताजी, मेरे ये, तब से हम लोग इस चीज को मानते हैं। जिस मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि को पढ़ने के लिए बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए हैं, वो 2 मिनट में मुझे पढ़ के बता दिया। बाद में मेरे समझ में आया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिलने वाली लिपि को आदिवासी समाज के कोई भी समुदाय का आदमी पढ़ सकता है, ये हम दावे से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे सांस्कृतिक मूल एक जगह थे, हम एक जगह से अलग अलग जगह गए हैं। आज जिसको हम गोंड बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, भील बोलते हैं, नायकड़ा बोलते हैं, हम इधर मुंडा बोलते हैं, या इधर भील, या अपने महादेव कोड़ी बोलते हैं, आंध बोलते हैं, नगारची बोलते हैं, हल्बी बोलते हैं, ये अलग अवस्था से नहीं आए, ये एक अवस्था से अलग हुए हैं। यही से समझाने की जरूरत है, यही विशेषता है आदिवासी संस्कृति की। और इसी संस्कृति को समझाने के लिए, इसको एक वैचारिक दृष्टिकोण से देखने के लिए हमको समाज में जाने की जरूरत है। हमारे सामने 3 चुनौतियां हैं, हमारी संस्कृति को बचाना और उसको बनाना। हमारे सामने दूसरी चुनौती है हमारे जीवन अस्तित्व के स्रोतों को, हमारे संसाधनों को बचाना और उसको निर्माण करना, फिर से पुनर्जीवित करना, हमारे अधिकारों को पुनर्जीवित करना, यह भी हमारे सामने है। साथों साथ हमारे सामने एक भी है कि यह देश हमारा है, सबसे ज्यादा जवाबदारी हमारी है इस देश को संभालने की। हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश को संभालना चाहिए। हमने कभी इस देश को अपना घर नहीं समझा, इस देश को अपना मूल समझा है। इसकी जमीन से इस देश में जितने भी लोग हैं, जितनी फीलिंग्स होंगी, सबसे ज्यादा अगर कठोर फीलिंग किसी कौम में होंगी तो आदिवासी कौम में होंगी, इस जमीन के बारे में। क्योंकि वो जमीन को देखकर ही सुबह उठता है। लोग सूरज को देखते हैं, आदिवासी पहले जमीन को देखता है, उसके बाद में सूरज को देखता है। यह फर्क है। लोग ऊपर देखते हैं और फिर नीचे चलते हैं, आदिवासी नीचे देखता है और फिर ऊपर चलता है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में बैठी है। साथियों, हमारे सामने चुनौती यह है कि हजारों साल से बिखरे हुए समाज को आधुनिक काल में तमाम संसाधनों का उपयोग करके हम एक जगह ला सकते हैं क्या? हम एक ऐसा अद्भुत समाज, एक मिशनरी समाज, एक दिशा पूर्ण समाज, एक सुरक्षित समाज अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं क्या? एक ऐसी जनरेशन का निर्माण कर सकते हैं क्या जो इस देश की बागदौड़ को अपने कंधे पे लेके चले? एक ऐसे वैचारिक ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं क्या कि इस देश के पिछड़े, शोषित, दलित, ओबीसी, मराठा सभी लोगों को लेके चल सकते हैं क्या? ये सोचने वाली बात है। हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोग पहचानते नहीं हैं। हम दावा करते हैं आदिवासी समाज में भाई हम काम कर रहे हैं। अरे आपके भाई बहन कौन है, इस पर भी हम सोच नहीं पाते। उसका भी एनालिसिस हमारे पास में नहीं है, उसकी भी हमारे पास में ज्ञान नहीं है। हमको खुद को नहीं मालूम कि हमारे कितने जनजाति के लोग हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, क्या सांस्कृतिक समानता है, किस तरीके से उसको देखा जाना चाहिए। एक मुंडा बोलने वाले व्यक्ति को, एक गोंडी बोलने वाले व्यक्ति को, एक भिल्ली भाषा बोलने वाले व्यक्ति को ऐसा फील होने लग जाता है कि दोनों और तीनों अलग अलग है। लेकिन आप जब इसमें सोचेंगे तो इनकी भाषाओं में भी समानताएं मिलती है, इनकी गतिविधि में भी समानता मिलती है, इनके विचारों में भी समानता मिलती है, इनके जीवन में भी समानता मिलती है।
इनकी लड़ाई में भी समानता मिलती है, इनके जीवन में भी समानता मिलती है और इनकी मृत्यु में भी समानता मिलती है। इतनी समानता है, फिर हम में अलगाव की भावना आई कहां से? आदिवासियों को बांटने वाली सोच, आदिवासियों को एक जगह लाने वाली सोच, इसमें अंतर करने की जरूरत है। इस दोनों चीजों को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। साथियों, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र देश का एकमेव राज्य है जहां पूरे देश के मजदूर और आदिवासी काम करने के लिए आते हैं। भले महाराष्ट्र में आदिवासियों की जनसंख्या कम है, लेकिन जब मजदूर आ जाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश महाराष्ट्र बन जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में काम करने वाले मजदूर है, महाराष्ट्र में मिशन का बेस है। तो महाराष्ट्र में आने वाले देश के तमाम मजदूरों के साथ में, मजदूर भाइयों के साथ में हमारा क्या रिलेशन है, इसको देखना पड़ेगा। हमारी रणनीति भी देखनी पड़ेगी। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, पूरे देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने वाला राज्य है। इसको बोलते हैं गार्जियन स्टेट, इसको गार्जियन स्टेट बोलते हैं। हम गार्जियन स्टेट पर रह के बात कर रहे हैं। पूरे देश के आदिवासी महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं, मध्य भारत के आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। हमने मिशन मध्य भारत चलाया, कुछ दोस्त भाई हमारे साथ में रहे, थोड़े देर के लिए वो हमारे साथ में रहे, थोड़ी देर के लिए उनके मन में गलतफहमियां पैदा हो गई। कार्यकर्ताओं में बहुत जल्दी गलतफहमियां पैदा होती है। इसके दो कारण हैं। एक तो वो कंफ्यूज होता है, और नहीं तो उसका जो व्यक्तिगत ईगो है या स्वार्थ है वो उस पर हावी हो जाता है, तब वो विचलित हो जाता है। आप मिशन में किसी के अंडर में काम नहीं करते हो, मिशन में आप किसी के अंदर में रह के काम नहीं करते हो, मिशन में आप विचारों के अंतर्गत काम करते हो। मिशन में आदमी व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होता है, विचारों के अंतर्गत होता है। यहां व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, विचार श्रेष्ठ होते हैं, वो मिशन होता है। चाहे बाबा साहब को देखिए, महात्मा फुले को देखिए, संभाजी महाराज को देखिए। मैं शिवाजी महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, संभाजी महाराज की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन किया कि आप संभाजी महाराज को क्यों ये करते हैं, तो मैंने जो मिशनरी लाइन देखा, जो विचारों का प्रतिबिंब मुझे ज्यादा इंप्रेस किया, वो संभाजी महाराज में दिखा। शिवाजी महाराज में ऑब्वियसली था, उनकी मदर में था, उनके परिवार में था, वो तो आदिवासी संस्कृति से इस निर्माण हुए लोग हैं। वास्तविकता यही है कि उनका बेस आदिवासी संस्कृति से शुरू होता है। तो हम लोगों को बड़े बड़े जितने भी शहीद है, बड़े बड़े क्रांतिकारी है, जब बड़े बड़े राजा है, इनको भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि आदिवासी समाज के जो शहीद है या बाकी जो शहीद है, उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी। शहीदों के विचार पे समाज चलना चाहिए, नेताओं के विचार पे नहीं। अब भरोसा नहीं होता है। अब समाज का मिशन शहीदों के विचारों पे चलना चाहिए, जो कुर्बान हो गए लेकिन जिंदा है। मिशन में आदमी बूढ़ा भी नहीं होता और मरता भी नहीं है। यह बात मैं नहीं, बिरसा मुंडा ने बोला है कि मिशन में आदमी मरता भी नहीं और बूढ़ा भी नहीं होता है। एक ऐसा कार्यशैली मिशन की रहती है, एक ऐसा वातावरण रहता है कि आदमी जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष पे भरोसा करता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। इसका अंतिम ध्येय संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष है। यही मिशन का बेस है। मैं जितने कार्यकर्ता आज घर में लॉकडाउन में बैठे हैं, उनसे विनती करता हूं कि विचार करो कि हमारे मिशन की आर्थिक स्थिति कैसी पड़ेगी। इस मिशन में फुल टाइमर्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे खड़ा करेंगे, उनको कैसे मदद की जाएगी, उस बारे में विचार किया जाए। ज्यादा से ज्यादा समाज के साथ हम संपर्क में कैसे आएंगे, संवाद में हमारा समाज के साथ कैसे होगा, यह बहुत जरूरी है। और आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप ये मत समझो कि आपके पास आज साधन नहीं है, आपके पास परिस्थितियां है। आप अपने आप को ऐसा कमजोर मत समझो। आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, क्योंकि आप एक मिशन के लिए काम कर रहे हो, परिवार के लिए नहीं। आप इस समाज के लिए भगवान से बड़े लोग हैं। आप हमारी नजर में बिरसा मुंडा, टंट्या भील, बाबूराव शर्मा के, राघोजी भांगरे या जितने शहीद हैं हमारे, ये हमारे लिए भगवान से बड़े हैं। किसी ने आपको पूछा कि भाई आपको कौन से भगवान ने जमीन दिया, क्या बात, प्रश्न आंसर है आपके पास में?
लेकिन मेरे को अगर किसी ने पूछा कि आपको किसने जमीन दिया, तो मैं बता सकता हूं टंटा भिल ने दिया, बाबूराव शर्माके ने दिया, तो राघोजी भांगरे ने दिया, बिरसा मुंडा ने दिया, क्योंकि वो अवशेष हमारे पास में है। जमीन, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ लैंड। आदिवासियों का मिशन यानी लैंग्वेज ऑफ लैंड। बिरसा मुंडा के मिशन को जब डिफाइन करने की बात आई, परिभाषित करने की बात आई, तो मेरे सामने एक ही शब्द आया, जो भाषा हमारे शहीदों की रही है उसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ लैंड, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी, लैंग्वेज ऑफ राइट, लैंग्वेज ऑफ ब्रदरहुड, लैंग्वेज ऑफ नेचर। ये मिशन का बेस है हमारे लिए। आदिवासी समाज ने कभी किसी समाज का या किसी धर्म का विरोध नहीं किया। सब आदिवासियों से प्रेरणा लेते हैं। आदिवासियों ने सबके लिए किसी कभी भेदभाव नहीं किया। जमीन पर भगवान का नाम है आदिवासी। जो स्वभाव एक मूल मानव में होना चाहिए, जितनी सरलता मूल मानव में होना चाहिए वो दिखाई देती है, जितनी ईमानदारी मूल मानव में होना चाहिए वो दिखाई देती है, जितनी मेहनत करने का जज्बा दिखाई देना चाहिए वो आदिवासियों में दिखाई देता है। जिस चीज के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जिस चीज के लिए लोग गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां सभ्य बनना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का ये नहीं करना, उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। लेकिन आदिवासियों को कौन सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? वो ईमानदार है, भोला भाला है। आप जाओगे उसके घर में तो आपको बिगर पूछे पानी देगा, बिगर पूछे खाना देगा, बिगर पूछे आपका सम्मान करेगा, और बाद में पूछता है भाई कहां से आए। पहले उसको पानी देता है, खाना है तो खाना देता है, उसको बिठाता है, और उसके बाद में पूछता है भाई आप कहां से आए। यानी उसके परिचय का मोहताज नहीं है उसका स्वभाव। यह बड़ी चीज है। आप देखिए ये जितने आबा बाबा आपको दिखाई देते हैं, ये लोग अब इसके नाम से पैसा कमाते हैं, दवाइयों के नाम से। आप किसी आदिवासी का इलाज करने जाइए, आपको एक जड़ी दे देगा, आप उसके बदले में पैसे देंगे तो बोलेंगे आपको भाई मैं अगर आपसे पैसे लूंगा तो आपको दवाई नहीं लगेगी। ये कल्चर है, ये कल्चर है साथियों। आदिवासी महिला और आदिवासी पुरुष ये जमीन पर सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाला जन समूह है। इस बात पे आपको गर्व होना चाहिए, ना कि अफसोस। और चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे उनको मुक्ति कैसे मिले, उनके जीवन में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार कैसे आए। इसके लिए आप बने हो, आप निर्माण इसलिए हुए हो। आपका डॉक्टर बनना, आपका इंजीनियर बनना, आपका कलेक्टर बनना, आपका मिनिस्टर बनना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जब आप इस जवाबदारी के साथ बनते हो। ये बड़ी चीज हो जाती है और आपको जवाबदारी निभानी पड़ेगी। सिस्टम में या व्यवस्था के साथ में, सरकार के साथ में हम लोगों की क्या सहभागिता है या सरकार का हमारे ऊपर क्या ओपिनियन है, इस पर निर्भर ना रहते हुए आज आपको अपनी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। ये चुनौती है। सोचा ही नहीं किसी ने, अगर आप लोगों के बारे में, आदिवासियों के बारे में विचार ही नहीं किया तो क्या करोगे आप? विचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर आप लोग सोचते बैठो, ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा विषय ये है कि मान लीजिए आपके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, क्या करोगे आप? कल गवर्नमेंट नौकरियां रहेगी क्या? कल आपको, आपके लोगों को काम मिलेगा क्या? अब मशीन से काम होगा तो वहां पे आदमी का क्या लेना देना रहेगा? आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ये दोनों चीजें देखिए आप, आपके आदमी को कौन सा काम मिलेगा। मैंने कल ही एक इंटरव्यू में बोला कि अनवांटेड ह्यूमन बीइंग की पदवी दे रहे हैं हम लोगों को। अनवांटेड, आइसोलेटेड नहीं, अनवांटेड, गैर जरूरी समाज, गैर जरूरी मानव समूह बन गए हम, और हमको यूटिलाइज कर रहे हैं पर्यायी मानव के रूप में, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन के रूप में। यानी दूसरों को जिंदा रखने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग है तो वो आदिवासी है। आपसे जमीन लेते हैं, आपसे किडनी लेते हैं, आपसे खून लेते हैं, आपसे सब कुछ कर लेते हैं। हमारी मां बहनों का यूटिलाइजेशन होता है। जमीन पर सबसे ज्यादा शोषण जिस औरत का होता है वो आदिवासी है। कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ रहा है इस समाज को, उस बारे में सोचा जाए। पहले आदिवासी क्षेत्र के विकास के नाम पर फंड आते थे, आज नक्सलग्रस्त क्षेत्र के नाम से फंड आने लग गए।
क्या रहा है? आप, मैं, हम सब लोग जवाबदार हैं इसके लिए। साथियों, ये तो आज के दौर में या आज के लिए हमारे लिए एक कॉमन चर्चा है। इस पर हम लोग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से बैठे, डीपली सोचे, उस पर एक गहराई तक जाए और एक रिजल्ट लेके आए और उस पर काम करें, ईमानदारी से काम करें, कोई स्वार्थ ना रखे। आपसे गुस्सा होगा तो चर्चा से सॉल्व करें उसको। ये छोटी छोटी चीजें मत कीजिए, बचकानी हरकतों से काम नहीं होगा। आप उस दवाखाने में काम कर रहे हो जहां 100% मरीज जो है वो सीरियस है, वो आईसीयू में है। आप आईसीयू में जो समाज है उस समाज के लिए आप काम कर रहे हो। वहां पर आपकी बचकाना हरकत उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी छोटी सी गलती से उसकी जान जा सकती है मरीज की। तो जिस तरीके का काम आदिवासी समाज में हो रहा है, जिस तरीके के आंदोलन आदिवासी समाज में चल रहे हैं, वो गंभीर होना बहुत जरूरी है। वो समाज के लिए जवाबदार होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से स्वार्थ के लिए, एक छोटे समय के लिए होना, यह खतरनाक हो सकता है। आपको लंबे समय के आंदोलन की जरूरत है। शॉर्टकट मत मारो। शॉर्टकट मारोगे तो आप अपने लिए थोड़ा बहुत सोच लोगे, लेकिन आपसे किसी को फायदा नहीं होगा। हमें ऐसा झाड़ नहीं बनना है कि बहुत ऊंचा है और उसका साया बिल्कुल कम। एक ताड़ के झाड़ की छाया रहती है क्या? ऊंचा बहुत रहता है। हमको ऐसा झाड़ बनना है जिसकी छाया हो, जिसका फल हो और जो कई लोगों को शेल्टर दे सके। आपके जीवन से कई लोगों को शेल्टर मिलना चाहिए, आपके साथ में कई लोग जीना चाहिए। वो है समाज प्रहरी। उसी समाज प्रहरी को निर्माण करने के लिए आदिवासी मिशन का निर्माण किया गया है। आप हमारे लिए जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद से उठ के समाज और समाजवाद की तरफ जाने का अच्छा मौका है। एक अच्छे जीवन की तरफ हम जा सकते हैं और उसको मिस नहीं करना है, उसी को लेके चलना है। आप खुद अपने आप को जवाबदार समझो, खुद अपने आप को लीडर समझो। आप खुद अपने आप में एक शाखा है। मिशन में कोई क्षेत्र में बोर्ड लगाने से शाखा नहीं बनती। शाखा यानी आदमी का ब्रेन। उस ब्रेन में शाखा रहती है। उसका ब्रेन इतना जोरदार होना चाहिए कि वो अपने आप में एक शाखा होनी चाहिए। उसके जिंदा रहने का मतलब है कि मिशन जिंदा है। आपके विचारों में इतनी गहराई और इतना प्रबलता होनी चाहिए कि वो कई लोगों को एक साथ घेर के रखे। एक व्यापक जीवन जीना यानी आदिवासी मिशन में काम करना है। हमको तमाम मिशनरी जीवन जीने वाले लोगों से प्रेरणा लेना है, महापुरुषों से प्रेरणा लेना है। हमको भागना नहीं है। भाइयों, जो दुनिया के लोगों के साथ में नहीं हुआ है, ये भारत के आदिवासियों के साथ में हुआ है। ऐसा मानव इतिहास में कहीं नजर नहीं आएगा। मैंने बहुत सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा, मैंने अलग अलग देशों में पढ़ा हूं। इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ है जितना भारत में हुआ है आदिवासियों के साथ। क्यों हुआ है? क्योंकि आप इस देश के मालिक थे। जमीन जाएंगी तो आपकी जाएंगी, संस्कृति विध्वंस होंगी तो आपकी होंगी, अधिकार खत्म होंगे तो आपके होंगे, अटैक होगा तो आप ही पर होगा। क्योंकि आप पर अतिक्रमण, आक्रमण और संक्रमण, ये तीनों फार्मूले आप पे लागू हो रहे हैं। पहले आदिवासियों पे आक्रमण किया गया, फिर आपकी जमीन पर अतिक्रमण किया गया और आपके दिमाग पर संक्रमण किया गया, कंफ्यूज कर दिया, आपको अटैक किया पहले, फिर उसके बाद में इंक्रोचमेंट किया आपके ऊपर, और उसके बाद में इन लोगों ने आपको संक्रमण यानी कंफ्यूजिंग स्टेज पे ला लिया। आप पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को, आप कौन हो। और जो समाज भ्रमित रहता है, संभ्रमित हो जाता है, वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। यह भ्रमित अवस्था से जागरूक अवस्था को ले जाने का जो काम है वो मिशनरी आदमी करता है। इसी को मूवमेंट बोलते हैं, इसी को परिवर्तन बोलते हैं कि कंफ्यूज आदमी को कंफर्म करो, यानी भ्रमित अवस्था से उसको जागरूक अवस्था में लेके जाओ। यह है मिशन। इस मिशन की तरफ आप लोगों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यहां तीन चीजों की जरूरत होती है, एक समझदारी, दूसरी ईमानदारी और तीसरी पहरेदारी। आप ईमानदार हो और दोनों गुण नहीं है आप में तो कोई मतलब नहीं है।
आप ईमानदार हो, समझदार हो, लेकिन पहरेदार नहीं हो तो कोई भी मतलब नहीं है। आप पहरेदार हो और ईमानदार और समझदार नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। ये तीनों गुण आप में बहुत जरूरी है, समझदारी, ईमानदारी और पहरेदारी। ये मामूली मिशन नहीं है, इस पर चर्चा करें। कोई अगर ऑब्जेक्शन है अपने ऊपर, अपने ही समाज के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये चालू क्या है, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी गरिमा के लिए ये जीना कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कोई भी आए इस मिशन को चलाए। यहां कोई जातवाद धर्म का भी लफड़ा नहीं है। आपके मिशन में आज हर समुदाय का आदमी काम कर रहा है, ये सच्चाई है। आदिवासियों की संस्कृति को अपनाने में कोई धर्म संप्रदाय का आदमी हिचकिचाता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो आपकी जमीन पे अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, आपके संसाधनों पे अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, उसी क्षण वो आपको अपना दुश्मन समझता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मिशन में कई लोग हैं आज, हर धर्म संप्रदाय के आदमी आज इस मिशन को में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक समाधान हो रहा है कि नहीं, एक सही उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही हमको भी सोचना पड़ेगा, हमारे जैसे दुखी, पीड़ित, शोषित बाकी वर्गों को भी हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, उनको भी एक, उनमें भी जागरूकता खड़ी करके एक जगह लाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे वंशज है। ये जवाबदारी हमारी है। यहां डुप्लीकेट बहुत चल रहा है, आप तो ओरिजिनल हो। आप मूलभूत और मूल रहने के बावजूद, मूल मालिक रहने के बाद भी आप राष्ट्रीयता की बात नहीं कर रहे हो, यह भी गलत है। अरे आप मालिक हो इस देश के, आपके तंत्र में देश चलना चाहिए और आप एक जवाबदार व्यक्ति का जीवन जीना चाहिए। इसलिए इस मिशन को रखें। साथियों, हम अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे, अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। मैं आप लोगों से इतना समय आपने दिया, या मैं इतना देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के लिए मैं आदिवासी विचार मंच, आदिवासी मिशन और तमाम कार्यकर्ता और मिशनरी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय बिरसा, जय आदिवासी।